10 फरवरी 1976 को भारत में पहली बार किसी जज की सज़ा होती है जो फांसी पर लटकाए जाने की सज़ा होती है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना होती है जिसको आप लोग सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और इस कहानी के बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा, इसलिए आप मेरी वीडियो पर बने रहें और आखिरी तक देखें। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और मेरे पेज को फॉलो करें। यही नहीं, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। आगे मैं आपको इस घटना के बारे में पूरी तरीके से बताऊंगा, आप लोग बने रहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि सन 1976 को 14 फरवरी जब 1976 को पहली बार किसी जज को भारत में फांसी दी जा रही थी, तो ये भारत ही नहीं विश्व की एक ऐसी घटना थी जिसके बारे में किसी ने सुना ज़रूर होगा, लेकिन बहुत कम ही लोगों ने सुना है। तो अभी मैं आपको इस घटना के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। यह बात है 1970 की, जब जज साहब की तैनाती होती है जिनका नाम होता है NK चौधरी। और जैसे ही अपने बंगले में जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं यहाँ रहने की क्या ऐसी बात है कि मैं रह नहीं पाऊँगा, और इस तरह से वो बहुत ज़्यादा बातों में आते हैं और जो उच्च अधिकारी होते हैं उन्हें यह बात बताते हैं। ये बताते हैं तो जो उच्च अधिकारी होते हैं वो सरकार को ये बात बताते हैं। जब सरकार को गवर्नमेंट को अपनी ये बात जब बताते हैं तकसीम से, तो गवर्नमेंट क्या करती है, तुरंत उनके बंगले को खाली करवा देती है। और जब बंगला खाली कर दिया जाता है उसमें दूसरे जज की नियुक्ति होती है। यहाँ पर वह जज आता है तो वह भी जज कहता है कि मैं नहीं रह पाऊँगा, यहाँ भूत रहते हैं। अब उस सरकारी बंगले को लोग सरकारी बंगले को भूत बंगले के नाम से जानने लगते हैं। बाद में सरकार ने उस बंगले को तोड़वाकर उसकी खुदाई करवा दी। जब उसमें लाशें निकलती गई, तब जब ऐसा हुआ, जब लाशें निकलती गई तो लोग अचंभित हो गए, परेशान हो गए। गवर्नमेंट हरकत में आई और उसमें से जब सारी चीज़ें हुई, सारी घटनाएं हुई, सब हुआ, उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं आपको तफसील से पेश करने जा रहा हूँ। मैं आपको ये घटना सुनाने जा रहा हूँ। मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों को सही तरीके से मैं आपको बता पाऊँ और सही तरीके से आप लोगों को समझा पाऊँ। इसलिए आप मेरी वीडियो पर बने रहिए और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह घटना है असम प्रदेश का एक ज़िला है धुबरी। दरअसल सच्ची घटना है कि एक पुलिस वाला अपनी बहन को तलाश करता करता कभी इस शहर में कभी उस शहर में दौड़ा भागा जा रहा था। तो किसी के भी पास जाकर बोलता था और हर किसी से पूछता था कि मेरी बहन और 3 भांजे दरअसल वो मिल नहीं रहे हैं, आखिर क्या करूं। हर किसी से जा कर के पूछता था, हर किसी से बातचीत करता था, कहीं से किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। तो जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो कहीं से एक मुखबिर की सूचना मिलती है कि आप पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक शिवाय होटल है जहां पर कमरा नंबर 3 में आप जाइए, वहां पर वो आपको मिल जाएंगे। पुलिस सटीक इन्फॉर्मेशन पा करके उसमें होटल में पहुंचती है और जब वहां पर पहुंच करके 8 अगस्त 1970 को कई पुलिस वालों के साथ जब पहुंच जाते हैं तो कमरा नंबर 3 पर ही पहुंचते हैं, सटीक स्थान पे पहुंचते हैं। खटखटाते हैं, जब दरवाज़ा खटखटाते हैं तो वहां से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा देर हो जाती है खटखटा करके। तब वहां से एक बुजुर्ग बाहर आते हैं। वह बुजुर्ग व्यक्ति निकले और पुलिस वाला कहता है कि ये मेरा बहनोई है जिसमें कई महीनों से मैं ढूंढ रहा हूँ। पुलिस वाले उस व्यक्ति को पकड़ते हैं, उससे बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत में उससे एक ही सवाल पूछ रहे थे, मेरी बहन और जो उसका नाम होता है पुतुल, तो वो कहाँ है, और मेरी भांजी कहाँ है, नीलू, नूना, बामफट, ये तीनों कहाँ हैं। तो इस बारे में जब पुलिस वाला जो बुजुर्ग व्यक्ति से कहता है तुम मुझे उन्हें दे दो, वापस कर दो, मेरा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। इस तरह से जब बात होती है तो व्यक्ति से जब पूछा जा रहा था तो व्यक्ति ने अपना नाम उपेंद्र नाथ बताया। तो उपेंद्र नाथ राजकुमार बताया। तो अभी हाल ही में
उसका जो रिटायर्ड हुआ था, तो धुबरी जिले में उसकी पोस्टिंग थी, तो जज के रूप में जब जिला सत्र न्यायाधीश के रूप में वो था, अब फिलहाल रिटायर हो चुका था। लेकिन पुलिस वाले भी जज साहब की वजह से बड़ी इज्जत से पेश आ रहे थे, वो जज साहब कहकर ही पुकार रहे थे और ये भी कह रहे थे कि आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आप जो है मेरी बात को ध्यान से सुने और मुझे बताएं कि मेरी भांजी और भांजे बहन कहाँ हैं, ये चारों के चारों कहाँ हैं। तो वो जो बुजुर्ग होते हैं वे सिर्फ यह बताकर हटने की कोशिश करते हैं कि मैं कहता हूँ कि दिल्ली में एक मेरा भाई है जो चारों उन्हीं के पास हैं। तो जब यह बात बोल देते हैं तो पुलिस क्या है कि उसको जब थोड़ा सा सबूत मिलता है तो वह अपने इस व्यक्ति के बताए गए पते पर पुलिस टीम को भेजती है। वहाँ पे वो लोग पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद जब वहाँ जांच पड़ताल से पता करते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता है। तो आखिरकार अब उस जज को पुलिस कहती है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ, और उसे गिरफ्तार करने के बाद जब उसको गिरफ्तार करने की बात करते हैं तो वो जो बुजुर्ग होते हैं वे कहते हैं 2 मिनट ठहरो, मैं कमरे से कपड़े बदल करके आता हूँ। जब वह बुजुर्ग कमरे के अंदर चले जाते हैं कपड़ा बदलने के लिए, अब काफ़ी टाइम हो चुका था, अब 5 से 7 मिनट निकल चुके थे, 10 मिनट निकल चुके थे, 15 मिनट निकल चुके थे। जब पुलिस बाहर जो है इंतज़ार कर रही होती है तो जज साहब वहाँ से अंदर ही अंदर भाग चुके होते हैं। तब भागने का प्रयास कर रहे होंगे ऐसा सोचती है पुलिस, तब जा करके खटखटाती है। जब दरवाज़ा खटखटाती है नहीं निकलते हैं तो फिर वह जो बुजुर्ग होते हैं वह तुरंत अपने पेट पे छुरा भोंक कर बहुत ज़्यादा गंभीर चोट ले लिए होते हैं, तो वो गहरा जख्म होने से वो गिर जाते हैं बेड पर। तब तक ये लोग क्या करते हैं, गेट को खोलकर किसी तरीके से अंदर जाते हैं। जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वह जो बुजुर्ग हैं वो बेड पे पड़े हुए हैं। तो जब यह बात होती है कि जब बुजुर्ग बेड पे पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है, तब पुलिस उनको हॉस्पिटल ले जा करके भर्ती कराती है। तो भर्ती कराने के बाद भर्ती करा देती है और इधर पुलिस ने अपना काम जारी रखा, कमरे की तलाशी उस कमरे की तलाशी लेना जब शुरू कर देती है तो वहाँ पे एक छोटा से कागज़ का टुकड़ा मिलता है, उसमें लिखा होता है पुतुल, नीलू, लूना, बमफट अब इस दुनिया में नहीं है, मैं जी के क्या करूँगा, यह बात लिखी होती है। पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। अब पुलिस इस चक्कर में लग जाती है कि आखिरकार जब ये नहीं है तो कहाँ है, उनकी लाश कहाँ है। तो इस बात का पता निकालने के लिए यह पुलिस जब कोशिश करती है तब तक जो है उसके जब जज साहब होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वह उनका जब इलाज चल रहा होता है तब वो इलाज के दौरान अभी सही हो जाते हैं। तो अब उनको लाया जाता है, उनसे जब सवाल किया जाता है कि आखिरकार वो लाशें कहाँ हैं, तो जब बुजुर्ग पर बहुत सख्ती की जाती है तो वह बताते हैं कि आखिरकार गड्ढा खोद कर उसमें दबा दिया जाता है। तो जब आखिरकार बाकी की जांचें के बारे में सोचना शुरू करती है पुलिस, तब 11 अगस्त 1970 को जब बंगले के अलग अलग गड्ढे खुदवाएंगे तो 2 लाशें निकलती हैं, 2 गड्ढों में 4 लाशें निकलती हैं। जब इस तरह की वो बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर उनको बाहर निकाला जाता है, आखिर पहचान की जाती है, तो पता चलता है कि यह उन्हीं चारों की बॉडी है जिनको एक पुलिस वाला होता है जो ढूंढ रहा होता है। अब इस घटना में पुलिस की जिम्मेदारी थी कि आखिरकार ये गड्ढा कैसे खोदा गया। अकेले तो मुमकिन नहीं था, 4 लोगों को मारकर इस तरह से दफना देना। उस बुजुर्ग या फिर वो जज थे तो उनके बस की बात तो नहीं थी। इसमें सरकारी और भी चपरासी और अधिकारी भी शामिल थे। जब उससे और ज़्यादा सख्ती से बात की जाती है तो कहते हैं रुक जाओ। तब तक उन चपरासी से बाकी के आदली और उन सब के भी इंफॉर्मेशन ली जाती है। उनकी हिम्मत नहीं होती कि जज के जो आदेश दिए हैं उन्हें मना कर सकें। तो पुलिस जांच कर रही थी। 10 फरवरी 1970 को पति जो इसकी पत्नी होती है, बड़ी बेटी होती है लीनो, आखिरकार 10 फरवरी 1970 तक सुबह समय आखिरी तक देखा गया था। इसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए। ऐसे जब पूछताछ होती है तो चपरासी और भी अधिकारी होते हैं, वो जब बुजुर्ग हो चुके होते हैं तो वो सारी चीज़ें बताते हैं। 25 फरवरी 1970 तक देखा गया था। उनकी दोनों बेटियों को भी ऐसा ही बताया जा रहा है। जब बेटियों को बताया जा रहा है कि
25 फरवरी तक देखा गया था, तो उनकी लाशें दफना दिया गया। उसके बाद कर्मचारियों के जो पूरी तरह से फूल की बागवानी बनाने के अहमियत से या फिर उस तरीके से उनको जो है बोला गया कि आप गड्ढे खुदवाएं, तो 2 गड्ढे करवाए जाते हैं। अब उसमें जज होते हैं, तो उनसे सवाल ही कौन कर सकता है। जज की हत्याकांड में पूरी भूमिका उनके साथ चपरासियों की होती है और जो आला अधिकारी थे उनके भी होती है। बड़ी ईमानदारी के साथ जांच की पुलिस ने और हर छोटे छोटे पहलू इसमें सबूत जुटाना शुरू कर देती है। और यह सब ऐसे मिला करके लगभग 55 ऐसे गवाह होते हैं जो जज के खिलाफ गवाही देते हैं। अब इनकी गवाही दिलवाई जाती है निचली अदालत में, और उसके बाद सुनवाई होती है। तो आपको बताता चलूं कि जब कटघरे में खड़ा किया जाता है, तब जज साहब उपेंद्र नाथ राजकुमार जाकर सबके सामने हाथ जोड़कर अभिवादन अभिनंदन करते हैं और कहते हैं, जब उनका बयान का वो होता है तो साफ साफ ऐसा नहीं है कि वो मानसिक संतुलन उनका खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी उन्होंने कई बार कोशिश की अप्रिय घटना करने की, मतलब अपने जो है जान को जोखिम में डालने की। ऐसा हुआ जब अप्रिय घटना के डर से उपेंद्र राजकुमार को जब उनकी सजा सुनाने से पहले तो जब उनको गिरफ्तार करके अरेस्ट करके रखा गया था, तो उस टाइम पुलिस जो है उनकी हिफाजत में रहती थी, हर वक्त चौकन्ना रहती थी। ऐसा ना हो यह व्यक्ति अपने ऊपर कोई वार कर ले, ऐसा ना हो, ऐसा कुछ सारी चीज़ें जब होती हैं तो उसके बाद में जब सुनवाई होती है, सारे वो पूरे होते हैं, तो उपेंद्र नाथ राजकुमार को फांसी की सज़ा का हुक्म सुनाया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि जब तक उनकी प्राण ना निकल जाए तब तक उन्हें फांसी पर लटकाया जाए, लटकाए रहने दिया जाए। 55 गवाहों के सबूतों के आधार पर इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। कुछ वक्त बीत जाता है, ऐसा लगता है हाई कोर्ट अगर अपील की जाएगी तो शायद यहाँ से कुछ सज़ा कम हो सकती है। इसके बाद जब उपेंद्र नाथ राजकुमार हाई कोर्ट की शरण में जाते हैं, तो हाई कोर्ट शरण में जाने के बाद अपील करते हैं, कहते हैं मेरी सज़ा कुछ कम कर दिया जाए। लेकिन जब हाई कोर्ट ने इस सज़ा को बरकरार रखा, क्योंकि निचली अदालत ने इस पर सज़ा सुना दी थी कि अभी इनको जब फांसी की डेट मुकर्रर नहीं थी, लेकिन ऐसा उन्हें सुना दिया गया था फैसला। अब हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें कोई राहत नहीं मिलती है, तो जज साहब रुक कर यानी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। सुप्रीम का जब रुख करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहाँ सुनवाई होती है, कई तारीख पड़ती हैं, तारीख लगातार पड़ रही हैं, मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ था। भारत के इतिहास में पहला ऐसा जज था जिसको फांसी की सज़ा सुनाई जानी थी। अब इस तरह से जब ये सब कुछ हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति के यहाँ भी अपील करते हैं कि सज़ा कुछ कम कर दी जाए। तो जब हत्या की सज़ा थी, लेकिन वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं होती है। जब जज की राष्ट्रपति ने भी सज़ा को बरकरार रखा और 14 फरवरी को तारीख तय कर दी गई कि इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए। इसके लिए असम का ही एक जिला है जोरहाट के ही एक जेल में, इस जेल के अंदर उनकी फांसी को तैयार की जाती है। फांसी की तैयारी करने के बाद उन्हें आखिरी ख्वाहिश भी पूछी जाती है, तो आखिरी ख्वाहिश तो खैर कुछ भी नहीं बताते, लेकिन बात उनसे फिर से पूछा जाता है। तो उस साल होता है जब इनसे सवाल किया जाता है, तो कम से कम इतना बता दो, तुमने मेरी 3 भांजी और बहन की हत्या क्यों की थी। तो बस मैं ये जवाब जानना चाहता हूँ। लेकिन जज ने मरते मरते भी अपनी इन की हुई हत्याओं की वजह का खुलासा नहीं किया। मामले की जांच पड़ताल की, पहले कहीं किसी को फांसी की सज़ा हुई और किसी जज को, भारतीय नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी जज को हत्या के लिए फांसी की सज़ा नहीं सुनाई गई थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है। मेरी तो आप सबसे अपील है, आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।